नॉर्मल तो कभी भी नहीं होता टेररिस्ट अटैक, बट चुन चुन के धर्म पूछ के गोली मारना आई थिंक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। सर आपका क्या इस पे क्या थॉट्स है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? नहीं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये सेपरेट इंसिडेंट नहीं है, ये युद्ध है। अगर ये लड़ाई है तो फिर इसका जवाब जो है वो शायद किसी और ढंग से देना पड़ेगा। ऐसे आप लोगों को पता चलता था कि कश्मीर में मिलिटेंट कहाँ पे हैं, किन घरों में हैं, ऐसे इंफॉर्मेशंस मिलते थे? किस घर का कोई बाहर हम्म। गया है और मिलिट्री बना है वो तो पता रहता है। सर एक आपने बात कही थी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट की, घाटी पे, क्योंकि टेरेन भी थोड़ा वैसा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस रहा है और मैं बहुत क्लोजली जुड़ा रहा हूँ इस प्रॉब्लम के साथ। फाइटिंग इंसर्जेंसी इज लाइक ईटिंग सूप विद fork. It is slow, messy and painful. पाकिस्तान जो है इट इज़ एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। बहुत सारे मुल्क हैं जो मानते हैं। पाकिस्तान के बारे में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कल्टिवेटेड इरेशनैलिटी। कल को अगर कोई वॉर शुरू होती है तो व्हाट्स आवर रेडीनेस? पाकिस्तान अटैकिंग इंडिया, मैं वो सिचुएशन नहीं देख सकता। वो देश बिल्कुल भिखमंगा हालत में आ गया है। इंडियन आर्मी को डेफिनेटली भी एब्सोल्युटली रेडी। ये वो समय है जब हमें एक आवाज़ से बिल्कुल अपने देश की, अपनी सरकार की जो भी योजना बने उसको हमें सपोर्ट करना है। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में कश्मीर में जो अटैक्स हुए उन सब के बारे में हम लगातार बातें कर रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है। जितने भी मिलिट्री वेटरन्स, जितने भी एक्सपर्ट्स से हम बात करते हैं, हमें यही पता चलता है कि भारत में जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। जो लोग आज टेररिस्ट यहाँ भेजे जाते हैं वो पाकिस्तान के बहुत इकोनॉमिकली लोअर तबके के लोग होते हैं, एडुकेटेड नहीं होते हैं, और उनको ब्रेन वॉश करके यहाँ भेजा जाता है। ये पॉडकास्ट हमने बनाया है ताकि हमें एक मिलिट्री वेटरन का पर्सपेक्टिव मिले ऑन द ओवरऑल पहलगाम अटैक्स, कश्मीर वैली में जो इश्यूज होते हैं, पीओके के जो इश्यूज हैं, उन सब के बारे में। मेजर जनरल नीरज बाली सर पहले भी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। उनका बहुत ही इंटेंस, बहुत इन डेप्थ एक्सपीरियंस रहा है पीओके में और कश्मीर वैली में इंसर्जेंसीज, मिलिटेंसी ऑपरेशंस हैंडल करने का। हमने इसी हफ्ते एक पॉडकास्ट रिलीज किया है इंग्लिश में तहमीना रिजवी जी के साथ, जो एक पब्लिक पॉलिसी स्पीकर हैं। आप उस पॉडकास्ट को देखिए और इसे भी देखिए ताकि आपको एक दो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिले, एक पब्लिक पॉलिसी स्पीकर एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव और एक मिलिट्री वेटरन का पर्सपेक्टिव। इस पॉडकास्ट में हमने समझने की कोशिश की है कि इंडियन आर्मी क्या कर सकती है, पाकिस्तान, आईएसआई ये अटैक्स क्यों करवा रहे हैं इंडिया में, आ, उसके पीछे स्ट्रेटेजिक मूव्स क्या हैं उनके, क्या एक वॉर लाइक सिचुएशन बन सकता है, अगर हाँ तो क्या हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी इतनी रेडीनेस में है। दोस्तों इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि हम अपने देश में किसी भी तरह का वायलेंस, किसी भी तरह का हेट्रेड ना फैलाएं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मिलिट्री के साथ, अपनी इंडियन आर्मी के साथ, अपने सरकार के साथ खड़े रहें और उनके एडवोकेट बने। जय हिंद। So last time we did a fantastic podcast, which was again on your experiences in Kashmir, and this time इस बार माहौल देश का थोड़ा सा अलग है। लोगों में गुस्सा बहुत है और वो यू कैन फील इट इन द एयर। आप अगर न्यूज़ चैनल्स भी खोले, आप नॉर्मल किसी से भी बात करें, यू कैन फील दैट पीपल आर हर्ट, पीपल आर एंग्री, और लोग अब कुछ एक्शन चाहते हैं कि बहुत हो गया ये छोटे छोटे ऑपरेशंस, कुछ लोग अब बड़ा चाहते हैं ताकि वंस एंड ऑल फॉल ये खत्म हो। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ इस बार, इट वाज नॉर्मल तो कभी भी नहीं होता टेररिस्ट अटैक, बट चुन चुन के धर्म पूछ के गोली मारना आई थिंक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। सर आपका क्या इस पे क्या थॉट्स, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, सबसे पहले तो जो गुस्सा सब देशवासियों के दिल में है वो
ऑब्वियसली मेरे दिल में भी है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे विरुद्ध की गई है। मेरा सोचना ये है कि हम इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं देखें, जिस तरह से हमने बहुत सालों से देखे हैं इंसिडेंट्स। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अगर मैं 2000 से ही की बात करूं तो 2001 में उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया। उसके बाद मुंबई की एक ट्रेन बॉम्बिंग हुई जिसमें 52 लोगों की जान गई 2003 में। 2006 में फिर मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए। तो इस तरह से वो करते रहे हैं। फिर 26/11 हुआ जिसको हम बोलते हैं, पठानकोट में हुआ 2016 में, फिर पुलवामा पे तो हुआ ही, उड़ी में हुआ। हम मेरा ये मानना है कि हमारी सोच में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये सेपरेट इंसिडेंट नहीं है, ये युद्ध है। वी आर ऑलरेडी हैव बीन इन वॉर फॉर मेनी इयर्स। हम इसको इस तरह से देखते नहीं हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते। और सो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लड़ाई है तो फिर इसका जवाब जो है वो शायद किसी और ढंग से देना पड़ेगा। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये एडवोकेट नहीं करने आया कि हमें एकदम जो जंग लड़नी चाहिए और राइट। पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। वो मेरा बिल्कुल मेरी मंशा नहीं है, मेरी सोच नहीं है। अ, लेकिन हमें कुछ करना है। वो क्या कुछ है और वो कैसे होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी भी बात आप आज करेंगे। राइट। लेकिन पहला पॉइंट मैं यही बताना चाहता था कि ये कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट नहीं है। जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, इसको अब वो जिस तरह की लड़ाई हमसे लड़ रहा है उसको बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, जिसमें आप एक्शन भी करते हैं लेकिन आप पूरी डिनाइबिलिटी रखते हैं, ताकि कोई अगर आप बोले तो बोलो जी हम तो गए नहीं, हम तो ये तो हमारा नहीं है। और आप उसी लेकिन आप अपने अपोनेंट को फिर भी ब्लीड कर रहे हैं हर महीने, हर साल, जो हमारे साथ होता रहा है। सो दैट इज़ वेरी मच अ वॉर एंड वी हैव टू सी इट लाइक दैट। सर, इससे पहले कि हम पाकिस्तानी मिलिट्री के बारे में और ये जो अटैक्स हुए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें। अ, बहुत सारे नए व्यूअर्स है, बहुत सारे नए लोग हमारे इस आयरॉनिक शो के फैमिली में जुड़े हैं। तो थोड़ा सा सर दोबारा अगर आप अपना कश्मीर में जो आपका सर्विस का एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा सा उसको अगर ब्रीफ में लोगों के लिए थोड़ा समझा दें। तो देखिए, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर था। सो इन्फेंट्री ऑफिसर का काम होता है कि उनकी यूनिट्स बॉर्डर एरियाज में, फील्ड एरियाज में रहती हैं। तो क्योंकि मैं 1975 में इंडिया में गया था और 2016 अप्रैल में रिटायर हुआ, तो अगर आप पूरा कार्यकाल लगाते हैं ट्रेनिंग मिला के तो वो तो 40 साल से ऊपर जाता है। तो इतने लंबे अरसे में हर इन्फेंट्री ऑफिसर, तकरीबन सब फौजी ऐसे एरियाज में काम करते हैं। तो मैंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया। लेकिन मेरी 10 साल अपनी इस सर्विस में से वो कश्मीर में बीती। 3 साल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तकरीबन 3.5 साल एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन को कमांड करते हुए, जिसका काम खाली एक सिंपल काम होता है, टेररिस्ट को मारना, एंटी टेररिस्ट रोल। और तकरीबन 3.5 साल मैं श्रीनगर में हेडक्वार्टर्स में स्टाफ ऑफिसर था, यही ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इस पूरी समस्या को 3 एंगल से देखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल से भी, ग्राउंड पे भी, और स्ट्रेटेजिक आईज से भी। हालांकि आई वाज जस्ट अ कर्नल, आई वाज नॉट वेरी सीनियर, लेकिन जो मेरा रोल था उसकी वजह से आई वाज फॉर्चुनेट। मैं हर बड़ी मीटिंग में, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर आए, चाहे वो आर्मी के चीफ आए, चाहे यूएन वाले आए, चाहे गवर्नर से बात हो, हम्म। तो उस पर मैं उपस्थित रहता था, क्योंकि नोट्स लिखना मेरा काम था, कोऑर्डिनेशन मेरा काम था। तो ये मेरा तकरीबन जो है अनुभव रहा है, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट अनुभव मेरा रहा है वो राष्ट्रीय राइफल बटालियन की कमांड करते हुआ है। राइट। सो जिसमें मुझे सेना मेडल भी मिलने का सौभाग्य मिला। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। सर, ये मैंने इसलिए आपसे पूछा ताकि लोग, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कश्मीर के बारे में हम बात करेंगे तो कश्मीर के बारे में बात करने के लिए लोगों को ये पता चलना चाहिए जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनका कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है ऑन फील्ड कश्मीर में। क्योंकि शायद जिन लोगों ने ऐसे जो सर्विसमैन रहे हैं, आप लोगों ने जिन्होंने आर्मी में रह के देश की सेवा की है और उस वैली में, कश्मीर वैली में सेवा की है,
आपसे बेहतर उस वैली को शायद कोई और जान सके, क्योंकि बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे उनकी सबकी एक ऊपर ऊपर की व्यू होगी। ऑन ग्राउंड व्यू मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए सर मैंने आपसे ये पूछा कि थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आ, नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने इतना ही सर्विस की है, शायद ज़्यादा की है, और उनका भी अनुभव है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोगों का जो बोलते हैं या कहते हैं वह अपने आप को उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं मानता, लेकिन हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस रहा है और मैं बहुत क्लोजली जुड़ा रहा हूँ इस प्रॉब्लम के साथ। तो उस टू दैट एक्सटेंट मैं आपको जो बताऊंगा वो मेरी नज़र में वो चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि वो रियलिटी है। एब्सोल्युटली सर। सर लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी, आपने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताए थे जहाँ पे आप लोगों पे अटैक्स भी हुए थे। आप उस टाइम कमांडिंग ऑफिसर थे, अटैक्स वगैरह हो रहे थे। आपने कुछ अपने ऐसे भी इंसिडेंसेस शेयर किए थे जहाँ पे टेररिस्ट कहीं पे छुपे हुए थे, आप लोगों ने बुलाया था। तो उन सब को हम दोबारा एक बार रिविजिट थोड़ा सा करेंगे ब्रीफली। उससे पहले सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीर वैली की हम बात करते हैं, एलओसी हो गया आपका, ये अर्बन साइड का कश्मीर हो गया विच इज JNK, श्रीनगर एंड ऑल दैट, देन ये पहलगाम जहाँ पे भी अटैक्स हुए, अनंतनाग का एरिया, थोड़ा आप हमें समझा सकते हैं कश्मीर की जियोग्राफी, एलओसी टू टिल द अर्बन एरिया। जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो तो क्लियर हो गया है कि उसमें तीन बड़े डिस्टिंक्ट भाग हैं। एक कश्मीर है, एक जम्मू का रीजन है, एक लद्दाख का रीजन है। जो कश्मीर जिसको हम कश्मीर या कश्मीर वैली बोलते हैं वो पीर पंजाल और शमशाबारी रेंजेस के बीच में एक वैली बनती है जिसमें श्रीनगर को सेंटर में मान के चलें, और नॉर्थ में कुपवाड़ा का इलाका पड़ता है, और साउथ में फिर बाकी साउथ कश्मीर और पीछे डोडा किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है। तो इस एरिया में जो लोग रहते हैं दे आर दी आई वुड से मेजॉरिटी जो है वो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। हिंदू वहाँ से काफ़ी सारे चले गए थे जब 89 90 की ये समस्या शुरू हुई थी। जम्मू रीजन की डेमोग्राफी फ़र्क है, वहाँ की आबादी की कॉम्पोजिशन फ़र्क है, और लेह लद्दाख की तो बिल्कुल ही फ़र्क है। लेकिन जो ये समस्या रही है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और जो बात करते रहे हैं, वो एसेंशली जब हम उस बात करते हैं तो हम कश्मीर घाटी की बात, वादी की बात करते हैं, श्रीनगर और ये जो इलाका मैंने डिस्क्राइब किया उसकी बात करते हैं। दैट हैज़ बीन द कोर एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानीज। तो अभी जो पहलगाम अटैक्स हुआ, ये इसी वैली में ही लाई करता है। बिल्कुल, ओके। वेरी मच। सर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अभी जो पहलगाम जहाँ पे अटैक हुआ पहलगाम में, वो एरिया अभी टूरिस्ट के लिए नहीं खुलना था, बट विदाउट इन्फॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वो एरिया खोला गया। तो उस एरिया से एलओसी का फासला, डिस्टेंस कितना है कि वहां से ये टेररिस्ट इतनी इजीली इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, वो फासले की बात नहीं, फासला तो बहुत ज़्यादा है। हम्म। फासला तो कई दिन चल के आना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। सवाल फासले का नहीं है, जो इनके मोडस ऑफ जो तरीका होता है टेररिस्ट का, हम्म। वो इस तरह से होता है कि ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं और जंगल है वहाँ कई बार 1 या 2 दिन या 3 या 4 दिन रहते हैं छुपके, और फिर धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करके वादी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे फिर वो कोऑर्डिनेट करके हमला करते हैं। जिन लोगों ने ये किया वो एक दिन पहले नहीं आए होंगे, वो शायद अवश्य। महीना पहले आए होंगे, 2 महीने पहले आए होंगे। ठीक है, सो उनका उसका फासले से कोई कंसर्न नहीं है। जो अटैक आज तक हुए हैं हम्म। जम्मू रीजन में भी हुए हैं, सांबा में भी हुए हैं, कश्मीर में तो हुए ही हुए हैं, तो इनका फासलों से कोई मतलब नहीं है। ये सवाल इस तरह से होगा जैसे कोई पूछे कि जो 26/11 के अटैक हुए थे मुंबई में, मुंबई का फासला कितना है बॉर्डर से। फासले का मतलब नहीं है, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड, अंदर आ चुके हैं, बैठे हैं, उनको डेफिनेटली कोई मदद कर रहा है, कोई उनके ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसके बाद वो हमला कर रहे हैं अपनी बनाई हुई प्लान के हिसाब से। ओके। सर आपके नज़रिए से, फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, व्हाट इंस्टिगेटेड दिस पहलगाम अटैक? ये पहलगाम अटैक इस टाइम पे होने का आपके नज़रिए से क्या रीज़न है? सो उन्होंने कैसा है कि हम इस चीज़ को खाली एनालाइज कर सकते हैं और ऑब्वियसली। कुछ हद तक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं। ये कोई क्लेम करे कि उनको बिल्कुल पता है कि क्यों हुआ, वो नहीं मैं मानता। लेकिन एक बड़ी सीधी सी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये पहले भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति इंडिया में आए हैं तो उसके साथ
पिछली बार एक बहुत बड़ा कांड हुआ था चिटी सिंहपुरा, उसी टाइम पे हुआ था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में थे। सो एक कारण ये हो सकता है कि ऐसे मौके पे ये काम करो जब दुनिया की नज़र दोबारा कश्मीर पे आ जाए, क्योंकि वैसे रोज़मर्रा तो कोई दुनिया सोच नहीं रही कश्मीर के बारे में, अमेरिकन दे डोंट केयर। लेकिन क्योंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ हैं तो न्यूज़ बनेगी, उसकी ब्रीफिंग होगी, लोग कहेंगे हाँ अरे कश्मीर की प्रॉब्लम अभी भी भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही है, तो लेट अस ट्राई टू मीडिएट। एक उनका ये सोचना हो सकता है। दूसरा, कश्मीर के अंदर बहुत अंतर आया है, बहुत शांति आई है पिछले कई सालों से, स्पेशली पिछले 6-7 सालों से। टूरिज्म बहुत बड़ा, जो भी लोग जाते थे वहाँ पे वाकई कहते थे कि इतने लोग हैं वहाँ पे तो कि ऐसा लगता है, ऐसे रश ऐसा है कि कई बार तो डल लेक तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान को शायद कभी भी भाएगी नहीं। तीसरा कारण ये है कि हमने पाकिस्तान से बिल्कुल बात करनी बंद कर दी है, उनको हमने इररेलेवेंट बना दिया है कि कश्मीर की प्रॉब्लम में उनका कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे हमारी अगर कोई समस्या है तो वो हमारी समस्या है और हमारे घर की बात है। उसमें उनका, हमारा जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी बोला, वो अनफिनिश्ड बिजनेस खाली ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमने को वापस ले, कश्मीर वैली में उनका कोई दखल अंदाज नहीं। सो इसमें से कई भी, ये सारे कारण हो सकते हैं या कोई भी कारण हो सकते हैं। अब देखिए जो उन्होंने किया, इससे डायरेक्ट असर किस चीज़ पे पड़ सकता है? मैं मानता हूँ कि दो चीज़ों पे। एक, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे लोग जाना बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के नज़रिए से देखिए तो ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये तो पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली मूव है कि लोगों की रोजी रोटी छीन ली आपने, टूरिज्म बंद करवा दिया, ठीक है। बट दे हैव स्टिल टेकन द रिस्क। उन्होंने फिर ये काम कर किया है क्योंकि मुझे लगता है कि उनके दिल में कहीं एक बिल्कुल क्लैरिटी है कि कश्मीर के लोग हमारे साथ है ही नहीं और ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होने वाली है ही नहीं है, तो हमें इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ, लोगों को मालूम भी है, देखिए जो उन्होंने धर्म के नाम पे पूछ पूछ के मारा, वो एक एंगल उसका ये हो सकता है कि किसी तरीके से हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे टेंशन बढ़ जाए या दंगा फसाद हो, ठीक है। हमें इस चीज के बारे में बहुत सतर्क रहना है। अगर हम अपने दुश्मन को पहचानते नहीं हैं और गलत लोगों को के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान देश को होता है। ये वो समय है जब पूरे देश को इकट्ठा रह के जो भी एक्शन सरकार लेगी, और जो ले रही है उसको पूरी 100% समर्थन करना है। हम आपस में भेदभाव करेंगे और फूट डालेंगे, उसका फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने इसकी कोशिश की है। करेक्ट, एब्सोल्युटली सर। मैं कहता हूँ कि अगर कोई इसमें मुलविस है, इसमें शामिल है, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे कोई और हो, चाहे पाकिस्तानी हो, उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए 100%। वो तो कोई इसके लिए माफी नहीं है। हम मैं सॉफ्ट होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर जो लोग वैसे ही सॉफ्ट है उनको टारगेट बना के हम उनको मार पिटाई शुरू कर दें या उनको गाली गलौज शुरू कर दें, उससे किसका फायदा हो रहा है? मैं एक अमेरिकी कॉमेडियन है डेव शेपेल, उसने एक बार अमेरिका के बारे में ये कहा था कि अमेरिका चाइना को कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि अमेरिका में हर आदमी या तो वाइट है या ब्लैक है या हिस्पैनिक है या एशियन है या गे है या स्ट्रेट है या ये है लिबरल है या कंजर्वेटिव है। हर आदमी अलग है आइडेंटिटी, और चाइना में हर आदमी चाइनीज है। आप कैसे हराओगे इस देश को? मैं उसी चीज का पैरेलल अपने देश के साथ बनाना चाहता हूँ। हालांकि वी आर नॉट एज डिवाइडेड एज अमेरिकन, लेकिन हमें इकट्ठा रह के वी हैव टू सपोर्ट द कंट्री, वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, जो भी एक्शन लिया जाएगा। दैट्स माय थिंकिंग। सर, मैं आपसे पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में, आईएसआई के बारे में ज़रूर बात करूंगा क्योंकि वो हम मिस नहीं कर सकते। उससे पहले मुझे आपसे समझना, आपने कश्मीर में काफ़ी मिलिटेंट्स के प्रॉब्लम को काफ़ी क्लोजली ऑन फील्ड देखा है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ये टेररिस्ट बाहर से इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं। वैली में भी बहुत सारे ऐसे, कुपवाड़ा जिला हो गया, उसके आगे के कई सारे हैं जहाँ पे मिलिटेंट्स हैं। तो ऐसे आप लोगों को पता चलता था कि कश्मीर में मिलिटेंट कहाँ पे हैं, किन घरों में हैं, ऐसे इंफॉर्मेशंस मिलते थे?
देखिए, इस घर का कोई पार गया है और मिलिटेंट बना है वो तो पता रहता है। और मैंने कभी ऐसा परिवार नहीं देखा जो ओपनली इस चीज़ को सपोर्ट करे और बोले हमारे बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया, बाहर चला गया। इनफैक्ट उनसे हम कभी भी मिलते थे वो कहते थे जनाब वापस आ जाए, उसकी जान बख्श देना और उसको मतलब सीधे रास्ते पे ले आना। सो ओपनली तो कोई नहीं बोलता है ये चीज़, पहली बात। दूसरा, मिलिटेंट कहाँ है ये पता करना आसान नहीं होता। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं जिनको अनुभव नहीं है, वो कहते हैं भारतीय सेना तो इतनी ज्यादा है कश्मीर में, आप ये समस्या खत्म क्यों नहीं कर सकते? बात क्या है, उनको ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल आइडिया नहीं है। जो सिचुएशन वहां पे बनी है उसको, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब ये है कि अगर एक लड़ाई एक ताकतवर हम्म। और एक कमजोर आदमी के बीच में है, अगर कमजोर आदमी वही टैक्टिक्स अपनाएगा जो ताकतवर अपनाता है तो कमजोर आदमी पिट जाएगा, हार जाएगा। तो कमजोर आदमी हमेशा दूसरा टैक्टिक, दूसरी स्ट्रेटेजी चलाता है जिसके लिए बड़ा जो ताकतवर आदमी है वो यूज टू नहीं होता। दैट मेक्स द प्रॉब्लम हार्ड। टेक द केस ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो जो मिलिटेंट है वो ना तो इंडियन आर्मी की तरह वर्दी पहनते हैं, हाँ। ना वो किसी कैंप में रहते हैं, ना किसी ऐसी गाड़ी में चलते हैं जिसको पहचाना जा सके। वो लोकल पॉपुलेशन के घरों में जाके चुपचाप बैठ सकते हैं, ठीक है, जबरदस्ती वहाँ खाना खा सकते हैं, हथियार को लेके ओपनली फिरन के नीचे हथियार डाल के घूम सकते हैं। उनको लैंड ऑफ द लॉ फॉलो नहीं करना, किसी को मारना है तो मार सकते हैं। इंडियन आर्मी को ये सारी चीजें नहीं करनी। उनको रहना भी कैंप में है, वो दिखते भी हैं कि ये आर्मी वाले हैं, गाड़ी में भी। सो देर इज अ इन बिल्ट डिसएडवांटेज, थोड़ा चैलेंज है इन बिल्ट। और ये खाली इंडियन आर्मी के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। कहीं भी इंसर्जेंसी होती है, अगर इसको आप बिजनेस वर्ल्ड से पैरेलल लें, बिजनेस वर्ल्ड में लेट्स टेक द कंपटीशन बिटवीन अमेरिका एज अ बिजनेस कंट्री और जो छोटे छोटे मुल्क हैं, या जो मुल्क पहले छोटे छोटे थे, ये जो इकोनॉमीज वीक थी, उस समय अमेरिका ने ग्लोबलाइजेशन शुरू की ये सोच के कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जो छोटे मुल्क हैं, छोटी इकोनॉमी है, वो तो रूल फॉलो ही नहीं करते वो बने। उनके लिए लेबर भी उन्होंने चीप लेनी है, उन्होंने काम भी राउंड द क्लॉक करना है, उन्होंने लॉज भी अपने फॉलो करने हैं, उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से करना है। ये रीजन है कि फॉरगेट चाइना, फॉरगेट इंडिया, वियतनाम जैसे जो मुल्क थे, बांग्लादेश जैसे जो मुल्क थे, उन्होंने ऐसी तरक्की की कि अमेरिकन गुड्स को हराना शुरू कर दिया। अब लोग अगर कहें जी अमेरिका क्यों नहीं जीत सकता, वो देखिए क्या तेल का बचा हुआ है। वेर एवर देर इज ए सिमिट्री, टेक द केस ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री इन इंडिया। जो इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई जनरेटर सेट बनाती है और उसका कंपटीशन नॉर्मल इंडस्ट्री के साथ है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपने गराज में बैठ के बनाना शुरू कर देते हैं। देयर इज एसिमेट्री। जो गराज में बैठता है वो तो ना टैक्स भर रहा है, ना वो कोई अच्छी लेबर लगा रहा है, ना वो उसको भाई किसी को प्रोविडेंट फंड देना है। सो उसकी कॉस्ट हमेशा लो होगी एंड ही विल पोज प्रॉब्लम्स टू द रिच गाय। I've given you these examples to clarify to the people कि ये जो लड़ाई है देर से चल रही है, इसकी वजह से नहीं चल रही क्योंकि इंडियन आर्मी कॉम्पिटेंट नहीं है, या हम सॉफ्ट हैं, या हमें आता नहीं अपना काम क्या है। ठीक है, एक बहुत बड़ा वॉरियर था लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उसने कहा था फाइटिंग इंसर्जेंसी इज लाइक ईटिंग सूप विद फोर्क। इट इज स्लो, मेसी एंड पेनफुल, राइट। इट टेक्स टाइम। या सर आपका मिलिटेंट से मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो कश्मीर में घाटी में जो मिलिटेंट्स हैं इंडिया की तरफ, और जो बाहर से टेररिस्ट आ रहे हैं, क्या इन दोनों से ही आपका सामना हुआ है या फिर इंटरेक्शन हुआ है जहाँ पे आपने इनको कैप्चर किया हो? 100%, ऑफ कोर्स। मैं उसका रीजन पूछ रहा हूँ आपसे, ये पूछने का मेरा रीजन क्या है। सो हैव यू एवर बिन, कभी आपको इनकी माइंडसेट के बारे में कुछ समझ में आया है कि बिल्कुल, व्हाई दे चोज दिस वे? 100%। देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण ये है कि पाकिस्तान जो लोग भेजता है यहाँ वहाँ से, वो अगर मैं उसको क्लासीफाई करूँ, बहुत सारे लोग तो उसमें से वो होते हैं जो क्रिमिनल रहते हैं। वो पाकिस्तान में क्रिमिनल थे, जेल में थे, उनको सजा मिली थी, उनको बोला गया कि तुम जाओ कश्मीर, तुम्हें हम्म। ट्रेनिंग करके भेजेंगे, वहाँ जाके एक्शन करो, तुम्हें माफ़ कर देंगे। और दूसरा, बहुत लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है। कुछ लोग जो हमें पकड़े वो कहते थे कि हमें तो बिल्कुल ही गलत बताया गया था, हमें तो बोला गया था कि वहाँ पे
किसी को मस्जिद में प्रे भी नहीं किए देना चाहिए, करने देते। और यहाँ तो हर मोहल्ले में मस्जिद है, यहाँ तो पूरा सुबह उठो सब जगह से अजान सुनाई देती है। हमें बोला गया था कि ऐसा है कि वहाँ पे तो दबाया हुआ है, भारतीय सेना भागने वाली है। बाय द वे 2003 में मैं एक अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई कर रहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे भेजा था वहाँ। तो वहाँ 3 सर्विक पाकिस्तानी अफसर थे मेरे साथ। उसमें से एक बंदे ने मुझे एक्चुअली ये बोला कि मैंने सुना है भारतीय सेना कश्मीर से भागने वाली है। तो मैंने उसको यही बोला था, मैंने कहा, वो सीनियर था मेरे से, मैंने कहा सर अगर ये बात आपको वाकई किसी ने बोली है और वाकई आप इस बात को मानते हैं, तो मैं एक जूनियर ऑफिसर होते हुए आपको एक सुना दूंगा, आपको अगली लड़ाई में बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है अगर आपकी ये गलत फहमी है इंडियन आर्मी के बाद। बिल्कुल इससे उल्टा है, 100%। सो ये जो माइंड सेट है ना, वो रिलीजियस माइंड सेट तो है थोड़ा बहुत, पर जो लोग आते हैं वो करने के लिए, दे नॉट ओनली रिलीजियस, उनका दिमाग वैसे ही फेर के भेजा गया होता है कि तुम जाओ, तुम्हें पैसे देंगे, अमीर कर देंगे, वहाँ जाओगे, कश्मीरी तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम्हें खाना पीना मिलेगा। तो वो जब यहाँ आते हैं तो दे आर बिग सरप्राइज फॉर देम कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। सर वन, आप एक बताया जो क्रिमिनल, ये वाला पॉइंट मैंने कभी उस हिसाब से सोचा नहीं था। दूसरा, जो ये लोग आते हैं जिनका ब्रेन वॉश करते हैं, सो प्राइमरी रीजन तो ये हो सकता है कि ये बहुत लोअर क्लास के तबके से हैं इकोनॉमिकली, एंड एडुकेशन नहीं है। सो इसलिए सही गलत का पता नहीं, और इनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है। ऑब्वियसली जिसके पेट में खाना नहीं है उसको अगर दो पैसे कोई दे के कुछ करवा रहा है तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ये तो एक रीजन हो ही सकता है, बट लुक अराउंड योर सेल्फ, हम्म। इट्स सो इजी टू ब्रेन वॉश पीपल। आपको एक इमोशनल सब्जेक्ट क्रिएट करना है और लोग मानना शुरू कर देते हैं कि वाकई ये सही होगा। आजकल की दुनिया में, आजकल के ज़माने में कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पढ़ के सोचते हैं ये रियलिटी है। राइट। हम अपने आप को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनकी क्या बात करें। तो वो तो बिल्कुल ही, उनको तो हथियार दिया गया है, थोड़ा ग्लैमर भी है, जा रहे हैं ये हथियार लेके एक्शन करेंगे। और सो वाकई बहुत सारे लोग लोअर तबके के भी रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा, और किसी किसी के दिमाग में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी भरा रहता है, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन ये सोचना कि लोग इजीली ब्रेन वॉश नहीं हो सकते, वो सही नहीं है। लोगों को, अगर आप उनको, जो लोगों की बात छोड़िए, मिलिटेंट्स की बात करते हैं, आप किसी को एक इमोशनल सब्जेक्ट दीजिए और बोलिए देखिए इस्लाम खतरे में है और तुमने बचाना है, और हिंदुस्तान में ये हो रहा है, तुम्हारे जो भाई हैं वहाँ पे वो दब रहे हैं, उनको, उनके लिए कुछ करो, और प्लस तुम्हें पैसे देंगे, और कश्मीरी पॉपुलेशन तुम्हारी सपोर्ट करेगी, जो उनको पता चल जाता है कि वो सही नहीं है। सो ब्रेन वॉश होना शायद स्वाभाविक है, और डेफिनेटली कुछ लोग वहाँ से मदरसों से भी आते हैं, वो भी है। सो इज सर, डिफरेंट। जो यहाँ पे जो लोग मिलिटेंट्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पहलगाम अटैक्स में भी कहा जा रहा है कि इट्स नॉट ओनली द टेररिस्ट दैट हैव कम फ्रॉम द आउटसाइड, यहाँ पे भी लोग थे। और अब एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है कि वो मिलके सपोर्ट से कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट, मिलिटेंट्स को जो यहाँ इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या उनको किसी तरह का पनाह दे रहे हैं, अपने घरों में रख रहे हैं, खाना दे रहे हैं, या फिर उनके साथ मिलके कुछ ऐसा मतलब प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्यों हेल्प कर रहे हैं उनको? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब वहाँ था 1997 से 1999 तक, और उसके बाद दोबारा सेकेंड टाइम मैं गया, तो काफ़ी इंसर्जेंसी, बहुत मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मेरा ये ग्राउंड एक्सपीरियंस था कि ऐसे लोगों की पॉपुलेशन या तादाद बहुत छोटी है। मैक्सिमम लोग जो हैं उनको अपनी रोजी रोटी, बच्चों को पढ़ाना, शांति से रहना, उनको अपने, उनसे फुर्सत नहीं है, ठीक है, कि इसमें भी हो जाए और इंडियन आर्मी के साथ पंगे लेने शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। करेक्ट। लेकिन कुछ लोग हैं, वो लोग कौन हैं? कुछ लोग शायद जेन्युइनली रिलीजियस रीजन से, अपनी एथनिक एफिनिटी की वजह से ये मानते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो शायद शुरू से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। ऐसे लोगों की तादाद तो बहुत थोड़ी है। शुरू में जब ये प्रॉब्लम हुई थी तब तादाद ज़्यादा थी, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पाकिस्तान की रियलिटी पर दिखी। उन्होंने देखा कि देश खुद ही भिखमंगा है, कभी इधर से पिटता है, कभी उधर से पिटता है, तो ये क्या ध्यान रखेगा हमारा। लेकिन कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी था, जो पैसे वहां से आते थे, कुछ लोगों के लिए बिजनेस भी था।
मैं आपको एनेक्डोटली बता सकता हूँ, अगर हम किसी कश्मीरी को पूछते थे कि यहाँ तुम्हें कौन लगता है कि कौन सपोर्ट करता होगा, वो कहते थे सर जिसका घर पहले एक मंजिल था ना और अभी 3 मंजिल बन गया वही होगा। तो ऑफ कोर्स देयर इज नो सच एविडेंस फॉर दिस, एंड आई विल नॉट से कि वी शुड गेट आफ्टर पीपल हु हैव गॉट रिच, लेकिन so so these are the reasons. For some people it became a business, and for some people they, उनको वाकई लगता था कि शायद हम कोई धर्म युद्ध कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। अभी भी ऐसे कुछ लोग 100% होंगे, उनकी तादाद थोड़ी होगी, और एज ए स्ट्रेटजी मेरा ये मानना है कि दोज आर द पीपल्स वी शुड रियली गेट आफ्टर। वो लोग हैं जिनका हमें उदाहरण सब दुनिया के सामने बनाना है। अभी कुछ घरों को उड़ाया गया है, ये जब हुआ, राइट। ठीक है, तो पक्का इन्फॉर्मेशन होगी, उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन पे ही किया होगा, बट दिस शुड बी डन ऑल द टाइम। ये जो जिनके बारे में हमें है, अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आइडिया है कि कौन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनको माफ करने का कोई बिल्कुल मतलब ही नहीं है। एब्सोल्युटली। दैट शुड बी द फोकस। सर एक आपने बात कही थी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट की घाटी पे, क्योंकि टेरेन भी थोड़ा वैसा है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये पीओके में क्या डिफरेंस है और कश्मीर की घाटी में क्या डिफरेंस है, और क्या क्या ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या आते हैं वहाँ पे किसी तरह का कोई ऑपरेशन करना है, या फिर इनफिल्ट मतलब जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको रोकने में, क्योंकि पूरा माउंटेन टेरेन एरिया है। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा ऑन ग्राउंड बता सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे। जहाँ तक आप इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो, हालांकि वहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग लगाई गई है और पेट्रोलिंग होती है, आप ये समझिए कि हर इंच पे तो क्या, हर मील पे भी फौजी नहीं रहते। फौज जो है उसकी टुकड़ियाँ जहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं वो पहाड़ों की चोटी पे रहती हैं, और चोटी के बीच में एक लंबा सा एरिया है जिसपे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह आप एक बंदा नहीं बिठा सकते, हम्म। वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। सो उस पूरे इलाके को सर्वेलेंस करने के लिए फौज गश्त लगाती है, तरह तरह की चीज़ें यूज़ करती है, लाइक रेडार्स और इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग, इवन सम एरियल सर्वे इज डन, सर्वेलेंस इज डन। तो दैट इज अ टफ पार्ट। 100% किसी चीज़ को रोकना वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 2 डेकेड्स में तो ये बिल्कुल ट्रिकल बन गया है। ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ट्रिकल कंपेयर टू जो पहले होता था। राइट। 2000 के बाद जब हमने अपनी बॉर्डर फेंसिंग लगानी शुरू की, और उससे उसके बाद ये बहुत कम हो गया है। सो बट देर इज़ अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट। टेरेन जो है वो बहुत मुश्किल है, वो आसान टेरेन नहीं है। वहाँ पे जब खास करके बर्फ़ पड़ती है तो कई कई फुट बर्फ़ के बीच में पेट्रोल चलती है, रास्ता भी नहीं दिखता कि जा कहाँ रहे हैं, ब्लेजर चलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ चैलेंज। इट इज़ नॉट, मैं ये नहीं कहता कि उसको चैलेंज हम मीट नहीं कर सकते या इन्फिल्ट्रेशन को काफ़ी हद तक रोक नहीं सकते, वो तो रुकी है, लेकिन इसको अगर बोले 100% कोई रोक सकता है, दैट विल लाई, दैट डजंट हैपन। ओके। सर तो पीओके बारे में बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज पीओके एंड कितना पीओके का ओवरऑल स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब द मैप, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 1947 में जब आज़ादी हुई उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमलावर भेजे इंडिया में, और इससे पहले कि हम रिएक्ट करते वो तकरीबन बारामूला और श्रीनगर के दरवाजे भी पहुंच चुके थे। उस टाइम पे इस हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री नेहरू ने वो आदेश नहीं दिए कि उनको खदेड़ा जाए इमीडिएटली। वो आदेश इसलिए नहीं दिए क्योंकि उस समय की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इट वाज बेस्ड ऑन सम आइडियलिज्म, विशी वॉशी आइडियलिज्म, कि जब तक कश्मीर का राजा खुद इंडिया में आने के लिए साइन नहीं करेगा तब तक हमारा अधिकार नहीं है कि हम वहाँ जाएं। वो पहले हमसे रिक्वेस्ट करेगा, फिर हम जाएंगे। और जो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, उन्होंने शायद बहुत देर कर दी, और जब देर की, जब उन्होंने फाइनली बोला कि मैं डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहा हूँ, उसके बाद एकदम भारतीय सेना वहाँ गई और उसने उस इन्फिल्ट्रेशन को वहीं रोका। उस इन्फिल्ट्रेशन में पाकिस्तानी रजाकार थे और फौजी भी पक्का थे। अब जो इलाका उस टाइम पे चला गया, दैट इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और हमारे कश्मीर में एक बड़ा अंतर ये रहा
कि हमने 2019 से उसके बाद तक ये 370 नहीं हुआ, हमने वहाँ पे कश्मीरियों के अलावा किसी को बसने नहीं दिया। और हमारे जो वहाँ पे थे कश्मीरी पंडित, उनको वैसे भगा दिया गया वहाँ से। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो वहाँ पे दवा के पंजाबी और सब लोग आके बस गए, ठीक है। और उनके बॉर्डर विलेजेस में भी वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन, उनको उन्होंने लाके बैठा लिया। सो उसकी एक दूसरी साइड है, जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं या कभी कभी कोई लीडर कहते हैं कि हमें प्लेबिसाइट कराना चाहिए कि कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है या पाकिस्तान के साथ। वो इसके कई कारण है कि वो नहीं हो सकता। एक ही कारण ये भी है कि वो कश्मीर की जो डेमोग्राफी बदल दी उन्होंने, उसमें असली कश्मीरी तो बहुत कम रह गए, बाकी तो बाहर से लोग आ गए, पंजाबी, अदर पीपल। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पॉलिटिकली फर्क है। दूसरा, वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम है कंपेयर टू आर। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में शायद एक मेडिकल कॉलेज है, ये शायद एक भी नहीं है, और हमारे कश्मीर में शायद 6 हैं। इफ यू लुक एट ऑल इंडेक्सेस ऑफ डेवलपमेंट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज नॉट वेल डेवलप्ड। मेरे आर साइड, हमारा जो कश्मीर है, हमारा क्या है तो वो भी हमारा ही, जो अभी हमारे पास है, और जो इट्स फार मोर डेवलप्ड एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। ओके सर, एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो शिमला एग्रीमेंट में भी हमने ये बात की है। सो एलओसी, लाइन ऑफ, एक है एलओसी, एक है एलओएसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एलओसी एंड एलएसी, देखिए LAC, जो बड़े मोटे तौर पे जो चाइना के साथ है, इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। एलएसी। जो पाकिस्तान के साथ है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। पाकिस्तान के साथ एलओसी भी है और इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। जम्मू से लेके नीचे जब चलता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जो कश्मीर साइड पे है, जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो जो ये एलओसी थी, इसको सीज फायर लाइन बोलते थे। शिमला एग्रीमेंट में एक ये साइन किया गया कि दिस विल बी कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको हम वायलेट नहीं करेंगे। इट्स एक बॉर्डर नहीं है लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब मैं पढ़ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बोला कि हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, तो इट्स अ जोक। वो मान तो पहले भी नहीं रहे थे। कौन सी लाइन ऑफ कंट्रोल मानी उन्होंने पिछले 30-40 साल से? सारी इन्फिल्ट्रेशन तो वहां से हो रही है। वहां छोड़ो, उन्होंने तो जम्मू के आसपास इंटरनेशनल बॉर्डर को भी बॉर्डर नहीं माना। सो इट्स अ जोक दैट वी विल कैंसिल शिमला एग्रीमेंट। दूसरी चीज क्या थी शिमला एग्रीमेंट में? हमने इनके 93,000 फौजी वापस किए थे, जिन्होंने हमें ईस्ट पाकिस्तान में, जो अभी बांग्लादेश है, वहां सरेंडर कर दिया था। सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू कैंसिल? दैट इज व्हाट, दैट इज द जेनेसिस ऑफ जो शुरुआत है लाइन ऑफ कंट्रोल की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। दैट इज द डिफरेंस। ओके सर, आपने मुझे पहले कहा था, जब when we started the podcast, कि you have served at the LOC, you have served in the valley, and then you have served in the as a staff, जब श्रीनगर में पोस्टेड थे। तीनों जगह के सर्विस में क्या डिफरेंस है? एलओसी के क्या चैलेंजेस है? एलओसी में सर्विस जब आप करते हैं, उसके क्या ऑन ग्राउंड क्या चैलेंजेस है? बहुत, ये जॉब कंटेंट ही फर्क है, बहुत ही फर्क है। देखिए, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था तो आई वाज अ मच यंगर ऑफिसर, तो हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट आई बॉल टू आई बॉल थे, और बंकर्स में रहते थे, अंडरग्राउंड बंकर्स में। और वहाँ काम था खाली एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाके अपने जवानों को देखना, उनका ध्यान रखना, उनका लॉजिस्टिक देखना, उनको तैयार रखना ताकि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना करे। और उस जमाने में फायरिंग बहुत होती थी, जो अभी दोबारा शुरू हो गई है। ये फायरिंग 2003 में बंद हुई थी, उससे पहले लगातार पाकिस्तानी हम पे फायर करते थे, हम पाकिस्तानी पे फायर करते थे। स्मॉल आर्म्स, मशीन गन्स, समटाइम आर्टिलरी फायर। सो इट वाज फेयरली एक्साइटिंग एंड समवट लोनली, क्योंकि आप बैठे हैं अपने बंकर में। सी एज एन ऑफिसर, आप एक बंकर में अकेले ऑफिसर हैं, और जो नियरेस्ट ऑफिसर है वो शायद आपसे 1.5 घंटा दूर है, और आप अकेले ही रहेंगे वहाँ शायद महीना, 2 महीने, 3 महीने अपने जवानों के साथ। सो उसके अपने चैलेंजेस हैं। पर्सनली फॉर मी इट वाज आल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मैंने वहाँ बैठ के पढ़ाई भी की, चीज़ें भी सीखी, न्यूज़ भी सुनी,
अपने आप को इम्प्रूव किया। लेकिन हाँ, वो एक तरह का चैलेंज है। जो कश्मीर घाटी के अंदर ऑपरेशन है उसका चैलेंज बिल्कुल फ़र्क है। उसमें तो आप मिलिटेंट ढूंढ रहे हो, उनसे इंटेलिजेंस पता कर रहे हो कि कहाँ पर है, उनके साथ मुकाबला हो रहा है, उनको मार रहे हो, ठीक है। तरह तरह की सड़कों की प्रोटेक्शन कर रहे हो ताकि सड़कों के ऊपर कोई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं लगाए। तो वहाँ का वो काम है। और जो पाक जो चाइना के साथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे भी मैंने सर्विस की है, वहाँ पे थिंग्स आर वेरी क्वाइट। वहाँ पे कभी कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई आपस में कोई झड़प नहीं हुई। अगर कहीं हुई तो इक्का दुक्का कुछ सालों में हुई, 67 में हुई, 85 में हुई शायद। अ, लेकिन आम तौर पे वहाँ पे बिल्कुल शांति थी। वो अपना काम करते थे, हम अपना काम करते थे। वहाँ पे कोई आपस में क्लैश नहीं थी। तो ये सर बड़े तौर पे अंतर है। थोड़ा सा मैं एलओसी को और समझना चाह रहा हूँ। जहाँ पे एलओसी में आप जहाँ पे पोस्टेड रहते हैं, इज दैट ए फ्लैट टेरेन और आपसे आपका एनिमी थोड़ा दूर रहता है, हाउ इज इट? नहीं 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 नहीं, वो सब जहाँ पे हम लोग थे वो पूरे पहाड़ रहते हैं। हम्म। तो पहाड़ पे किसी जगह आप ऊपर हैं चोटी पे, और वो ओके। जो स्पर नीचे निकल रहा है उनकी पोस्ट उसके ऊपर है। कई जगह वो चोटी पर है और जो स्पर नीचे आ रहा है आप उसके ऊपर पोस्ट है। दे कैन लुक टू योर पोस्ट, और डिस्टेंस कैन बी एज स्मॉल एज 150 yards, ओह। यू नो। यू कैन लिटरली सी कि वो क्या कर रहे हैं उस तरफ। एंड इट कैन बी मोर ऑल्सो, इन मेनी प्लेसेस इट्स फार मोर। सो बट इट इज फ्लैट एरिया नहीं रहता। ये कुछ सीधी लाइन नहीं बनी हुई कि जिसमें लोग सीधी लाइन पे एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहाड़ों पे होता है और ऊपर नीचे पोस्ट बनी रहती हो। ओके। सब आते हैं सर थोड़ा सा पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई पे। जो ट्रेडिशनल मीडिया न्यूज़ चैनल दोनों ही कंट्री के, ऑब्वियसली पाकिस्तान की साइड से ज़्यादा, ये कभी कबूल नहीं करेंगे कि आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री आर इन्वॉल्व इन ऑल द टेररिस्ट केसेस, ऑल द टेररिस्ट अटैक्स। एंड इट्स अ वर्ल्ड नोन फैक्ट कि जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उनमें उनकी मिलिट्री की पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि हमने 2008 के अटैक में भी उनको सारे प्रूफ दिए थे। जितने भी अटैक हुए उनमें भी ये प्रूव हुआ है कि वहां से लोग आ रहे हैं, वहां पे ट्रेन हो रहे हैं। ये पाकिस्तान मिलिट्री आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में कब से शुरू हुआ? क्या ये शुरुआत से ही है आफ्टर इंडिपेंडेंस, पार्टीशन? ये मैं नहीं कहूँ, जानता कि अगर ये भी कुछ वहाँ से है, लेकिन डेफिनेटली जब से कश्मीर की प्रॉब्लम बढ़ी है 89 90 से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। देखिए, प्रूफ तो बहुत इनको दिए गए हैं। प्रूफ पूरी दुनिया ने इनको बोला गया है कि पाकिस्तान जो है इट इज़ एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। बहुत सारे मुल्क हैं जो मानते हैं कि जहाँ पे टेररिज्म होगा वहाँ पे उसके बीच में एक पाकिस्तानी मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इमीडिएट प्रूफ की बात करते हो, तो आज से एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को एक इंटरव्यू में, जर्नलिस्ट है एक बहुत फेमस, याल्दा हकीम, उन्होंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आया है, सुनने में क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, आप टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हो उनको और भेजते हो। एंड यू नो व्हाट ही सेड, हाँ हम 30 साल से कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा गंदा काम हमने वेस्ट के लिए तो किया है। हम अमेरिकन और यूके के लिए तो ये काम कर रहे हैं। इट इज एस्टोनिशिंग कि एक देश का डिफेंस मिनिस्टर टीवी के ऊपर ये एडमिट कर रहा है कि हम टेररिज्म में 30 साल से इन्वॉल्व हैं और 30 साल से हम दूसरे देशों में टेररिस्ट भेज रहे हैं। सो इसके लिए तो कोई प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। वो माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरी दुनिया को पता है। इट्स लाइक सूरज ईस्ट से उठता है, उस तरह से कि पाकिस्तान से टेररिज्म निकलता है। अब जो पाकिस्तान की टेररिस्ट हैं, अच्छा दो बात मैं कहूँगा। एक ज़माना था जब ये इंडिया में काफ़ी चल रहा था टेररिज्म कश्मीर में, तो मैं उस टाइम पे कहता था, उस टाइम पे तो हम AK-47 बनाते भी नहीं थे। हम्म। तो ये जो ढेर AK-47 हम पकड़ रहे हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? पाकिस्तान से तो आ रही हैं, और कहाँ से आ रही हैं? और उसके बाद जब हिलरी क्लिंटन आई पाकिस्तान में, तो उन्होंने उनको कहा था कि ये जो सांप आप पाल रहे हो अपने बैकयार्ड में, ये आपको काटेगा। और बिल्कुल वही हुआ। अब देखिए क्या तबाही तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, TTP ने पाकिस्तान में मचाई हुई है। लगातार टेररिस्ट इंसिडेंट होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। हाँ। क्या नहीं हुआ? आर्मी स्कूल के एब्सोल्युटली। बच्चों को मारा गया, ये ट्रेन में जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतनी ज्यादा सुइसाइड बॉम्बिंग हुई। तो ये टेररिस्ट कहाँ से आ रहे हैं? ये तो है नहीं कि कोई और मुल्क इनको भेज रहा है, ये तो आपने प्रोड्यूस किए। अब वो
खाली हो गए, अब वो आपके ऊपर ही हमला कर रहे हैं। सो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, और इसकी कोई प्रूफ देने की बात नहीं है। अभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन? 26/11 के प्रूफ दिए गए, सब कुछ किया गया, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। सो देयर इज नो डाउट अबाउट दिस फिनोमेना। सर मेरा दोबारा वही रहेगा कि ये इन्वॉल्वमेंट मिलिट जैसे किसी भी आप किसी भी कंट्री में हम देखते हैं तो मिलिट्री अलग रहती है, सरकार अलग है, सरकार के अंडर मिलिट्री काम करती है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल ही है द एंटायर गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री। तो ये प्रॉब्लम। ये दिस इज वेरी बिग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब से ये देश बना तब से लगातार मिलिट्री ने इनको रूल किया है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जब मैं ये स्टडी प्रोग्राम कर रहा था यूएसए में 2003 में, तो जब क्लास 12 से कोई सवाल पूछा जाता था, तो एज एन इंडियन व्हेन आई वुड गेट अप और वी वुड गेट अप, हम बोलते थे, अपना नाम बोलना पड़ता था पहले। आई यूज्ड टू से, सर आई एम कर्नल नीरज बाली फ्रॉम इंडिया। जब पाकिस्तानी खड़े होते थे, दे यूज्ड टू से, आई एम सो एंड सो फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी। जैसे कि ह- हमारे देश की एक आर्मी है, उनकी आर्मी का एक देश है, वो कंट्रोल करते हैं। और अगर उनकी आप बातें सुनो, आप हैरान हो जाओगे, द अमाउंट ऑफ एरोगेंस, द अमाउंट ऑफ कंट्रोल दे हैव ऑन देयर जुडिशरी, ऑन देयर पॉलिटिक्स, ऑन एवरीथिंग। तो मैं अगर आपको कहानियां सुनाना शुरू करूँ तो पूरा दिन बीत जाएगा। सो उनका उनकी सोच, उनकी आर्मी की सोच एक एरोगेंस पे बेस्ड है, कि वो एक्चुअली रूलर है। जब कारगिल की लड़ाई हुई, तो जो प्रधानमंत्री थे वहां के, नवाज शरीफ, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा मुझे बताया नहीं गया, हाँ, राइट। मुझे बताया नहीं गया। एक लुक एट आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, जिन जो इस बात की जरूरत को नहीं समझते कि वो प्रधानमंत्री को बताएं, उनको छोड़ो, वो एयर चीफ को नहीं बताया, नेवल चीफ को नहीं बताया। वो इस तरह की एरोगेंस है कि हम इस देश के राजा हैं, और हम ही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप पाकिस्तान में, हम जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में आर्मी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम अपॉलिटिकल हैं। हाँ, जब से मेरी कमीशन हुई, हमारी आर्मी की मेस में दो तीन चीज़ों की कोई बात करता ही नहीं था, और शायद अभी भी नहीं करते होंगे। पॉलिटिक्स, रिलीजन, विमेन, इस तरह की बात कोई नहीं करता। वी डोंट डील विद पॉलिटिक्स। और हमें बचपन, फौज में बचपन से बताया गया है कि यू विल ओबे द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, वी विल लिसन टू दैम। वी हैव नो, हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि हमारी बात ऊपर चढ़े। पाकिस्तान में से उल्टा है। सो जब पाकिस्तान से कुछ होता है, तो इट्स वेरी हार्ड टू नो कि ये आर्मी कर रही है, या ये सरकार अलग से कुछ कर रही है, या कोई और ही डीप स्टेट है, आईएसआई का अपना ही कोई अपनी रोटियां सेक रही है वो शायद। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट। सर रिसेंटली बहुत से ये आफ्टर पर्टिकुलरली आफ्टर द पहलगाम अटैक्स लास्ट 2-3 दिन में बहुत से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं अनरेस्ट इन द पाक मिलिट्री। आई एम येट टू कंफर्म कि कितने सही वो है कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं पाक मिलिट्री के कि जहाँ पे दिखाया गया है कि मास में रिजिग्नेशन दे रहे हैं सोल्जर्स, एंड इवन देयर आर्मी चीफ आसिफ मुनीर इज नॉट फाउंड। वो मिल नहीं रहे, शायद वो अपना फैमिली के साथ वो देश से चले गए हैं, पता नहीं। इसके बारे में डू यू हैव एनी? नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम व्हाट्सएप पढ़ के इस चीज को में बिलीव ना करें। अगर वो चिट्ठी मैंने भी पढ़ी है, उसमें तो पहले स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक है, उसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को इस तरह से खुश ना करें ये चीज़ें पढ़ के। पाकिस्तानी आर्मी का रिजाइन करना और भागना जो है, वो ऐसा कोई इंडिकेशन हमारे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं। हाँ, मैं ये अब कह सकता हूँ कि ये थोड़ी हमारी रीडिंग है कि पाकिस्तानी आर्मी में की सोच में एक एक बंटवारा है। बहुत से यंग ऑफिसर्स हैं और जूनियर ऑफिसर्स हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और कुछ हायरार्की है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। शायद जो
इनके आर्मी चीफ है आसिफ अली, शायद ही वाज आल्सो एंटी इमरान खान प्रोबेबली। सो वो टेंशन हो सकती है उनकी फौज के अंदर, हो सकती है। अगेन आई एम स्पेकुलेटिंग, इसका कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, हमें दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें अपने आप को खुश नहीं करना है ये सोच के कि उनकी फौज भागने वाली है, बढ़ने वाली है। इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी, दे विल फाइट इफ देयर इज अ फाइट, एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, सो आई डोंट बिलीव दैट मास रेजिग्नेशन और इस तरह की कोई कहानी चल रही है, और हो भी रही हो तो आई डोंट थिंक वी शुड बिलीव इट। वी शुड प्लान फॉर द फुल आर्मी, यू नो, टू फाइट। एग्जैक्टली। सर, अगर आप आपको बोलो कि बेसिक कुछ डिफरेंसेस जो पाक आर्मी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी और पाक आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को डिफरेंशिएट करता हो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्मीज? So first difference I told you, we are apolitical. We are not, हमारी फौज में वो एयरवेस नहीं है कि हम सब कुछ है और हम देश चला रहे हैं और somehow everyone should listen to us. वो कभी ऐसा नहीं हुआ है। Professionally, we are a very professional army. I'm sure even Pakistan is a professional army. Okay, so we will not underestimate कि उनकी फौज शायद प्रोफेशनल नहीं है और वो ऐसे नहीं है। देश के लिए वो भी लड़ेंगे। हाँ, पिछली लड़ाइयों में who has been more professional has been made very clear. Whether it is 1971, whether it is Kargil, it has been made amply clear. उनके दिमाग में ये पता नहीं क्या एरोगेंस है कि वो सोचते हैं कि शायद भारतीय सेना को वो हरा सकते हैं। वो बिल्कुल उस एविडेंस उसके बिल्कुल विपरीत है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट दे कैन डू एनीथिंग टू अस। मेन मैं कहूँगा यही अंतर है कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ एरोगेंस एंड इन्वॉल्वमेंट विद द गवर्नमेंट जो हमारे में बिल्कुल नहीं है। ओके सर, थोड़ा सा इंडियन आर्मी के बारे में बात करते हैं। एक मैं अभी जब ये पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद मेजर जनरल जीडी बख्शी का एक क्लिप आया था, किसी न्यूज़ चैनल में वो बात कर रहे थे कि मैंने बार बार बोला था कि वी नीड मोर डिप्लॉयमेंट्स इन द वैली, बट वो हुआ नहीं, काफ़ी कम डिप्लॉयमेंट है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दैट क्लिप इफ यू हैव सीन दैट? सो जनरल बख्शी वॉज माई इंस्ट्रक्टर जब मैं कैडेट था। सो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ऑब्वियसली दीज आर हिज ड्यूज एंड ही इज ऑल्सो अ रिटायर्ड पर्सन लाइक मी। उस क्लिप में उन्होंने डिप्लॉयमेंट की बात इतनी नहीं की, उन्होंने ये कहा कि कोविड जब हुआ तो फौज की भर्ती को रोक दिया गया, और उन्होंने कोई फिगर दिया है कि लाख सवा लाख वैकेंसी हुई, उनको दोबारा भरा नहीं गया। दैट इज हिज व्यू, राइट? आई रियली डोंट हैव अ कमेंट ऑन दैट, क्योंकि ये उनका व्यू है। इसमें मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जो लोग अकाउंटेबल हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है आज की डेट में फौज को चलाने के लिए, फौज को, सरकार को चलाने के लिए, इनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है। शायद उनको इन चीज़ों का आइडिया बहुत ज़्यादा है हमसे। हम लोग बाहर बैठ के स्पेकुलेट कर सकते हैं, हाँ ये कमजोरी है, ये ऐसा है, वैसा है, और हो सकता है कुछ बातें ठीक भी हो, ये नहीं मैं कहता। लेकिन आई रियली वुड नॉट लाइक टू कमेंट एनी फर्दर ऑन दिस। Absolutely. So, just speculation, in case India and Pakistan go into a war, which obviously we don't want कि war हो दोनों कंट्री के लिए ही, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है war. Uh, what is the Indian Army's readiness? कि अगर कल को अगर कोई war शुरू होती है तो what's our readiness? Look, I retired 9 years ago, so for me to comment immediately will not be right. लेकिन मैं अगर आपको अपने तजुर्बे से बताऊं, जब मैं फौज में था उस टाइम की बात करूं, और जैसी हमारे लोगों की सोच है, इंडियन आर्मी वुड डेफिनेटली बी एब्सोल्युटली रेडी। अगर कुछ कमियां कहीं हो इन इक्विपमेंट में या इन चीज़ों में, तो हो सकता है कि कुछ समय लगे उसको पूरा करना में, हो सकता है, ठीक है, बट आई हैव नो फिगर्स। लेकिन अगर आप बोले एब्सोल्यूट रेडीनेस, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम कैन बी रिस्पॉन्ड, यस ऑफ कोर्स। जब कारगिल की इंट्रूजन पता चली थी, कितने दिन लगे थे उसके बाद हमला करने में? कुछ ही दिनों में तो भारतीय सेना ने हमला शुरू कर दिया था। एवरी इंच वाज टेकन बैक। इट वाज नॉट लाइक वी वेटेड फॉर 1 year और 2 years कि पहले तैयारी करेंगे फिर हमला करेंगे। सो रेडीनेस
I think we would be absolutely ready. It's a professional army. हाँ, हमले जो होते हैं वो सोच समझ के होते हैं, उनमें योजनाएं बनती हैं, समय लगता है। तो ये सोचना कि रातों रात कोई सेना के हमला कर देगी, वैसा नहीं होता। सर मेरा एक इसी पे एक सवाल है, इन केस, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है, इन केस हम एक फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ वॉर पे जाते हैं, दूसरे साइड में चाइना सीज ओपनिंग एंड दे समहाउ अटैक्स फ्रॉम द अदर फ्रंट, इन दैट केस व्हाट वुड बी इंडियाज रेस्पॉन्स? क्या हम दो फ्रंट पे वॉर पे जा सकते हैं? इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप पास्ट की रिकॉर्ड देखते हो, हाँ, तो जब भी हमारे पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, चाइना ने तो कभी नहीं कुछ किया। चाइना का हमला करना शायद फार फेच्ड है। तो कारण ये है कि उनकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, उनकी अपनी सोच है। दे वांट टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन फाइट्स। कितनी लड़ाई की है चाइना ने कुछ कभी साथ, एक वियतनाम के साथ, दैट्स इट। उसके अलावा वो बिल्कुल किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं रहे। इनफैक्ट वो तो मजाक करते हैं अमेरिकन का कि आपने करोड़ों, पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए जगह जगह लड़ाइयों में, हमने तो एक लड़ाई भी नहीं की। सो आई डोंट थिंक दैट सिनेरियो विल कम राइट, पर्टिकुलरली अगर हम चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को सुदृढ़ करते हैं, जो मेरा मानना है होनी चाहिए। दैट विल बी अ स्मार्ट वाइज थिंग, एंड आई एम श्योर हमारी सरकार वो कर रही है। लेकिन अगर ऐसा कोई बहुत अल्टीमेट सिचुएशन बनती है, ऑब्वियसली द आर्मी विल डिफेंड द कंट्री फुली। ये 1962 की फौज तो है नहीं कि कुछ भी नहीं है हमारे पास और हम फिर भी लड़े, फिर भी लड़ाई की, फिर भी लोग वहीं पे जहाँ थे वहीं पे लड़के शहीद हुए। लेकिन उससे तो हम बहुत आगे और दूर पहुंच चुके हैं। सो इवन इफ दैट हैपेंस, we will definitely be able to defend. लेकिन I don't see that happening. I don't see that situation. Even Pakistan attacking India, मैं वो सिचुएशन नहीं देख सकता। वो देश बिल्कुल भिखमंगा हालत में आ गया है, और उनके लिए हमला करके और अपने आप को सरवाइव करना 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की लड़ाई ने हमें बता ही दिया है कि लड़ाइयाँ शुरू करनी आसान है, इनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली सर, पाकिस्तान से लेकिन ये जो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर जो फिर भी स्लाइटली दिख रही है, पाकिस्तान उससे पहले ही न्यूक्लियर 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 उसने हमला करना शुरू कर दिया है। एंड ये एक तरफ पाकिस्तान भी इज ए न्यूक्लियर पावर, हम भी एक न्यूक्लियर पावर है। पॉसिबिलिटी, आई वाज लिसनिंग टू वेरियस अदर डिफेंस वेटरन्स, ये मतलब देयर इज अ कॉमन, मतलब नैरेटिव जो आ रहा है कि एवरी टाइम देयर इज समथिंग जहाँ पे पाकिस्तान बैकफुट पे जाता है, दे कम आउट विद दिस नैरेटिव कि हम तो न्यूक्लियर पावर है, अगर दो न्यूक्लियर पावर टकराएंगी तो फिर वो बहुत डिवास्टेटिंग हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर पावर तो रशिया भी था, कहाँ पे वो कितने न्यूक्स यूज कर रहा है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान बिंग न्यूक्लियर पावर्स? तो आपने शब्द अपने सवाल में यूज़ किया ना कि हल्ला कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, वो हल्ला कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स की दम पे कुछ करना होता, अगर उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनको डर होता कि न्यूक्लियर यूज होंगे, तो वो कारगिल नहीं करते। और अगर उनको यूज करना था तो जब वो कारगिल में हार रहे थे तब ये बात करते। ये कहना और करना बहुत अंतर है इसमें। आई डोंट थिंक दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और अगर इस तरह की चीज़ कोई पाकिस्तान के बारे में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कल्टिवेटेड इरेशनैलिटी। उन्होंने एक इरेशनल अपना तरीका बनाया है, कल्टिवेट किया है। इट इज लाइक अ नेबर हु सेज क्रेजी थिंग्स एवरी डे। ओके, वो जानबूझ के उन्होंने वाला करने का उन्होंने तरीका बनाया है एक, कि शायद लोग डर जाएंगे। यू लुक एट द रिस्पॉन्स, उनके प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने धमकियां दी हैं, उनके वो भुट्टो के जो है व्हाटएवर ही इज ग्रैंडसन और व्हाटएवर, उसने कई धमकियां दी हैं। Have you heard the Indian Prime Minister say anything like we'll use nuclear bombs? Have you heard Mr. Rajnath say anything? Have you heard the Chief of the Army Staff say anything? No, no. There's a difference between doing and saying. So it's ideal. मुझे याद आता है कि जब मैं उसी टाइम पे जब मैं अमेरिका में
होस्ट कर रहा था, तो एक पाकिस्तानी अफसर जो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों ने जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो पूरी फौज को आप बॉर्डर पे लेके आए थे, उसको बोलते हैं पराक्रम, और आपने हमला नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है। आपने अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं बोला कि ये क्या तरीका है, आपने एक साल हमें बॉर्डर पे रखा और हमला नहीं किया? तो मैंने उनको भी हंस के यही बोला था, मेरे कैसे नहीं बताइए, क्या कोई फौज तब हमला करेगी जब आपको अनाउंसमेंट करके, पूरा बता के, आपकी तैयारी करके तब हम हमला करेंगे? दैट वाज जस्ट अ वार्निंग। दीज वॉर्स हैपन विदाउट गिविंग ऑल दी स्पीचेस। ये जो स्पीचेस हैं बड़ी बड़ी कि हम डिक्लेयर करेंगे, ये करेंगे, वो रियलिटी नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स अ रियलिटी एट ऑल। ओके सर, क्योंकि आप कश्मीर में इतने टाइम आपने सर्व किया है, आपने कश्मीरियों को, कश्मीर की वादी को बहुत क्लोजली देखा है, और वो टाइम देखा है जहाँ पे कश्मीर वॉज डीपली अफेक्टेड बाय टेररिज्म एंड मिलिटेंसी। ओवरऑल इतने सालों में कश्मीर पे अब जाके प्रोग्रेस दिख रही थी, खुशहाली दिख रही थी, एंड दैट आल्सो डिड नॉट गो वेल विद सम पीपल, और फाइनली फिर कुछ ऐसा हुआ। अब टेररिज्म का कितना इफेक्ट रहा है कश्मीरियों पे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उनके माइंड पे, साइकी पे जो दबाव पड़ा है पाकिस्तान के टेररिज्म की वजह से, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उनकी पूरी जनरेशन पे जो असर पड़ा है। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिछले कुछ सालों से ये जो तरक्की हुई, जो अमन हुआ, ये शांति हुई, इससे बहुत अंतर पड़ रहा था, बहुत फ़र्क पड़ रहा था। लोगों ने नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू की दोबारा से। नहीं तो जब रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ था, सिनेमा बंद हो गए। देखिए जो कश्मीरी कल्चर है, वो रेडिकल कल्चर नहीं था कभी भी, वो सूफी कल्चर था। दे देवर 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 फन पीपल। श्रीनगर में सिनेमा हॉल थे, वो सब बंद करा दिया गया। टेररिज्म हुआ, सिनेमा हॉल पे बम फेंके गए, टेररिस्ट ने फेंके। सो कश्मीरियों के माइंड में तो ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ा होगा और है, लेकिन अब कुछ सालों से वो बिल्कुल रिवर्स हो रहा था। मेरा ये मानना है कि ये एक इंसिडेंट से प्रोग्रेस खत्म नहीं होगी। जब इंसिडेंट होता है, हम सबको लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो कश्मीर में कोई जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थिंग्स विल अगेन चेंज। वेरी सून यू विल सी, इवन इन दिस सीजन, people will go back to Kashmir, not in that numbers, but people will start going back. थैंक यू सो मच सर। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि कश्मीर को समझना था, तो मुझे आई एम हाईलाइटिंग अगेन कि आप, या आप जितने भी जो भी सर्विस मैंने आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कश्मीर में सर्व किया, उनसे बेटर शायद कोई कश्मीर को समझा सके, क्योंकि आप लोगों ने एक एक गली मोहल्ला छाना है कश्मीर का। तो इसलिए इट्स ऑलवेज नाइस टू इंटरेक्ट विथ यू सर, और बहुत अच्छा लगा दोबारा आपसे बात करके। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगेन, वन दैट हैज हर्ट द नेशन, बट समझना ज़रूरी था फ्रॉम ए मिलिट्री वेटरन स्टैंड पॉइंट कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, व्हाट्स आर्मी थिंकिंग, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट नीरज सर, एंड there are so many things to talk to you about, and I hope you'll be back again soon on the show. Thank you for the opportunity. मेरे घर में सब लोग कहते हैं कि आप कश्मीर से बाहर आ सकते हैं, पर कश्मीर आपसे बाहर नहीं आता। एक बार जब जिसने सर्व किया कश्मीर में, तो कश्मीर हमेशा दिल में, दिमाग में रहता है। एंड आई विल जस्ट फाइनली से दिस, हमें दुश्मन को पहचानना है। जो इक्का दुक्का लोग सपोर्ट करते हैं इसको, वो तो दुश्मन है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन को दुश्मन समझ लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। राइट। यही पाकिस्तान चाहता है हमसे, कि हम आपस में बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये वो समय है जब हमें एक आवाज़ से बिल्कुल अपने देश की, अपनी सरकार की जो भी योजना बने, उसको हमें सपोर्ट करना है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर politics and saying this and saying that and having 30 different views. This time, Absolutely. let the professionals do their job and they will do it. It may not happen overnight. It may not happen in 7 days. It may not happen in 1 month. My guess is it may not even happen in 6 months. But have patience. This problem will be solved once and for all. Jai Hind. Thank you so much, sir. Jai Hind.